हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो आज फिर हम उपस्थित है यूपी टेट एग्जाम 2026 संस्कृत के लिए उन प्रश्नों को लेकर जो 2011 से 2022 तक के एग्जाम में हमसे पूछे जा चुके हैं। और अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि लगभग 300 प्रश्नों की यहाँ पर एक सीरीज रखी गई है और उसके माध्यम से हम 3 पार्ट आपको दे चुके हैं और यह है अगला पार्ट यानी चौथा पार्ट। तो अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं, निर्देश यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़ना है पहले और फिर प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देने हैं। वनस्थेषु तपोवनेष्वेव 10 लक्षणात्मको मानव धर्म चतुष्टयात्मकम जीवनोद्देश्यम च उत्क्रांतमितिहासा। यानी तप के वनों में ही 10 लक्षणीय मानव धर्म और जीवन के चतुर्विध उद्देश्यों का विकास हुआ है। सूत्रां प्रमाणयति तस्मात् वनेष्व इस्मा कद्रो अपि भवति। और जो इस बात को और भी बेहतर ढंग से सिद्ध करता है कि वनों में भी हमारा सम्मान है ना। प्राक्तनेस्तु वनम विना जीवनं न परिकल्पितम। यानी प्राचीन लोग वन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करते थे। ठीक है। संस्कृत कविनाम वन देवता कल्पना वन प्रस्थ आश्रमे च वन निवास विधानम तदेव संकेतयति। संस्कृत कवियों द्वारा वन देवता की कल्पना और वनवासी के आश्रम में वन में रहने की प्रथा इसी बात की ओर संकेत करती है। एतदपि बोध्यम यत् प्रत्यक्षतो वनानि मनुजात्ये यावद् ददति परोक्षस्तु ततो अप्यधिकम तस्मादेव कारण। यही तक हम समझेंगे। एतदपि बोध्यम यत् प्रत्यक्षतो वनानि मनुजात्ये यावद् ददति परोक्षस्तु ततो अप्यधिकम, है ना। यानी यहाँ भी समझना चाहिए कि वन मानव जाति को प्रत्यक्ष रूप से जितना देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से भी उतना ही देते हैं, है ना। तस्मादेव कारणात् प्रांचः सुपुत्र कानिव पादपान पालयन्ति स्म। इसीलिए प्रांचों ने वृक्षों को अपनी संतानों की तरह रखा। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है कि जो वन है उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है ना। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। जीवन उद्देश्य है 4, 10, 5 या 8। तो यहाँ पर जीवन के उद्देश्य कितने बताए हैं? तो जीवन के उद्देश्य यहाँ पर बताए हैं इस श्लोक के माध्यम से 4, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चतुष्टयात्मक जीवनोद्देश्यम अस्ति। अभी हमने इस गद्यांश में पढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है? वन, घन, सुख या संतोष। तो किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है? तो वन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। ये भी हमने अभी समझा, है ना। क्या था? वनम विना जीवन में न परिकल्पितम, है ना। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत कवियों ने वन को किस रूप में स्वीकार किया? देवता, गुरु, राजा या पिता। तो संस्कृत कवियों ने वन को देवता के रूप में स्वीकार किया, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। संस्कृत कविना वन देवता कल्पना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य को कहाँ निवास करने का निर्देश दिया गया है? गृह में, वन में, ग्राम में या नगर में। तो वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य को वन में निवास करने का निर्देश इस श्लोक के माध्यम से दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था, वो भी हम बता देते हैं आपको। वनप्रस्थ आश्रमे च वन निवास विधानम तदेव संकेतयति, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10, 4, 5 या 20। अगर आपने गद्यांश को ठीक से समझा होगा तो आपको पहली ही पंक्ति में दिया गया था कि मानव धर्म के 10 लक्षण इस श्लोक के माध्यम से बताए गए हैं। कितने लक्षण? 10 लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? कर्मधारी समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। तो प्रतिदिनम पद में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, क्या हो? पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद ही अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है? मुख संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है हमारी मुख संधि, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा।
कौन सी संधि व्याकरण से संबंधित नहीं है? मुख संधि व्याकरण से संबंधित नहीं है। व्याकरण में वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि 3 प्रकार की हमें बताई गई है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जबकि ये जो मुख संधि और एक प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, अवमर्श संधि और निर्वहन संधि, ये काव्य शास्त्रीय विषय के अंतर्गत आती है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुख संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठिता में धातु प्रत्यय है। पठिता में कौन सी धातु और क्या प्रत्यय है? तो पठिता में पट धातु और कत्वा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। पठिता में क्या होगा? पठ धातु यानी पठ यानी क्या होता है? पढ़ना, और कत प्रत्यय, सॉरी, पठ धातु और कत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को कहते हैं संधि, अव्यय, कारक या प्रत्यय। तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले पद को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। संस्कृत वाङ्मय में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है। यहाँ भी आपको पता होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान व अधिकरण। संबंध को कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इसका संबंध क्रिया से नहीं होता है। यहाँ भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कारक। क्रिया से सीधा संबंध किसका होता है? कारक का सीधा संबंध होता है क्रिया से। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप शुद्ध है? उपरोक्त, उपर्युक्त, अपरोक्त या उपरोक्त? तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो शुद्ध रूप होगा हमारा वह होगा उपर्युक्त, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और उपर्युक्त का मतलब क्या होता है? ऊपर कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूत वाक्यम कृति है भास की, भवभूति की, भारवी की या कालिदास की? तो दूत वाक्यम कृति हो जाएगी हमारी महाकवि भास की, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। दूत वाक्यम महाकवि भास द्वारा रचित एक कृति है और यहाँ एकांकी नाटक है। इसमें श्री कृष्ण का दूत के रूप में वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? इकोयणची, आधगुण, खरीचा या तोरली? तो उमेश शब्द में आधगुण सूत्र के अनुसार संधि हुई है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार संधि हुई है? आधगुण सूत्र के अनुसार यहाँ पर संधि हुई है ना। और इसका संधि विच्छेद अगर पूछे तो उमा धन ईश हो जाएगा, है ना। वर्ण, ये 2 वर्ण इसमें निकल कर आते हैं, एक तो बड़ा आ प्लस ई, उमा धन ईश, और इनका क्या बन जाता है? ए बन जाता है, बराबर उमेश, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है 15, 25, 35 या 50? तो पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होगा हमारा 25, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। पंचविंशति यानी पंच यानी 5 और विंशति यानी 20, तो 20 और 5 कितने हुए हमारे? 25। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोक्तु में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है भुज प्लस तुमुन, भुक प्लस तुमुन, भोज प्लस तुमुन, भुज प्लस कतवा। तो भोक्तु में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय हमारा भुज प्लस तुमुन, भुज प्लस तुमुन, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या है? भोगने के लिए। धातु में क्या है हमारी? तुमुन, और प्रत्यय लगाने पर तुम शेष यहाँ पर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में या 16 खंडों में? तो महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है। कितने खंडों में? 14 खंडों में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इन्हें महेश्वर सूत्र भी कहा गया है। यहाँ भी आपको याद रखना है, इनमें से 4 सूत्रों की गणना स्वर वर्णों में की है ना। इन स्वर वर्णों को अच कहा गया है, अन्य 10 सूत्रों की गणना व्यंजन वर्णों में की है ना। चलिए, और इन व्यंजन वर्णों को हल कहा गया है। अच और हल भी आपको याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन है आचार्य मम्मट का, आनंद वर्धनाचार्य का, आचार्य विश्वनाथ का या कवि कालिदास का? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन है। किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ का, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। रस को साहित्य की क्या कहा है इन्होंने? आत्मा मानने वाले वे पहले संस्कृत आचार्य थे, है ना। साहित्य दर्पण ग्रंथ में उनका यहाँ सूत्र वाक्य आज भी साहित्य का मूल माना जाता है ना। वाक्यम रसात्मक काव्यम। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है? रमणीयार्थक प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा।
पंडित जगन्नाथ ने जो परिभाषा दी है काव्य की, वह क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। यानी इसका अर्थ क्या होता है? काव्य, इसका अर्थ होता है सुंदर अर्थ को प्रकट करने वाली रचना ही काव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। यहाँ पर आपको गलत वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है हमारा? उभयलिंग है ना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा उभयलिंग, है ना। यहाँ गलत वर्तनी वाला शब्द है उभयलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। तो राजपुत्र में समास होगा हमारा तत्पुरुष समास। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो चंद्रशेखर में समास हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। इसका मतलब अपन इसकी परिभाषा अगर समझेंगे तो क्या है? प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि समास, अर्थात जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान तथा अन्य पद प्रधान हो, यानी दोनों पद उसमें क्या कैसे रहते हैं? अप्रधान रहते हैं और एक अन्य पद ही उसमें निकल कर आता है, वहाँ बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है चंद्रशेखरे यशसा, यानी चंद्र है शेखर में जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो त्रिवेणी पद में कौन सा समास है हमारा? द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। चलो हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि त्रिवेणी में द्विगु समास कैसे हैं। जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद कैसा हो? संज्ञावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिवेणी में त्रि क्या है हमारा? संज्ञावाचक है और वेणी संज्ञावाचक है, अर्थात 3 नदियों का समाहार, और गंगा यमुना सरस्वती इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभवन में लकार है लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार या लंग लकार। तो आभवन में लकार हो जाएगा हमारा लंग लकार। आभवन में कौन सा लकार है? लंग लकार है, और यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हसत रूप है लट लकार का, लट लकार का, विधिलिंग लकार का या लोट लकार का। तो हसत रूप हो जाएगा हमारा लट लकार का, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 13, 14, 15 या 16। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या हो जाएगी हमारी 14 है ना। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान नटराज यानी शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। नटराज ने सनका ऋषियों की सिद्धि व कामना का उद्धार हेतु 14 बार डमरू बजाया, जिससे 14 सूत्रों के रूप में यह वर्णमाला प्रकट हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहाँ अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, है ना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी वृक्षात पत्रम पतति, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपगंगम में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो उपगंगम में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, और जिसका अर्थ क्या होता है? गंगा या समीपम, यानी गंगा नदी के समीप। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है नद्या, नद्यो, नदी या नदीम। तो नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन आपको बताना है। तो यहाँ क्या होगा? नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा हमारा नदी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को, प्रतिमुख संधि को या स्वर संधि को। यहाँ पर आपको अच संधि किसे कहते हैं बताना है। तो अच संधि स्वर संधि को कहते हैं। कौन सी संधि को कहते हैं? स्वर संधि को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोर भयम में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो चोर भयम में समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कौन सा वाक्य शुद्ध है? मम न रोचते मोदकम, माम न रोचते मोदकम, मह्यम न रोचते मोदकम, मत न रोचते मोदकम। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा मह्यम न रोचते मोदकम, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ वाक्य कर्म वाच्यानुसार प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ वाक्य शुद्ध है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो यहीं पर खत्म होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।